नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा और खास मुलाकात में आज आपको एक ऐसे राजनेता से मिलवाएंगे जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और उस सेवा के बदले बीजेपी ने भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रही। उसके अलावा कई पदों पर रहे और साथ ही ईमानदारी और सादगी ही उनकी पहचान है। तो आइए स्वागत करते हैं गंगोली हाट से बीजेपी के विधायक फकीर राम टामटा की। बहुत स्वागत सर आपका एचएन न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका चैनल का। जी, तो फकीर राम जी, हम लगातार जब आपके बारे में सुन रहे थे, देख रहे थे, तो मैंने देखा और पढ़ा कि आपकी ईमानदारी, आपकी सादगी ही आपकी पहचान है, वफादारी पार्टी के प्रति, आपका समर्पण पार्टी के प्रति रहा है। तो सर, राजनीति में जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरे जीवन की शुरुआत हुई 1990 में। 1990 से मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और 91 के आसपास मैं राम मंदिर आंदोलन में रहा। 93 में राम मंदिर आंदोलन में जेल भी गया हूँ। तब से संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेके अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश तक के पदों में रहा हूँ और संगठन में लगातार बना हूँ और बड़ा लंबा पीरियड रहा मेरा कालखंड। जो राजनीति अनुभव जो मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से सीखा। और ना मैं तो एक कारपेंटर हूँ, मेरा तो एक राजनीति कोई पैसा ही नहीं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे राजनेताओं के साथ आना जाना रहा, उन्हीं लोगों से मैं कुछ सीख गया। फिर अचानक ऐसा होता है, मैं तो हल्द्वानी में मेरा कारोबार था लकड़ी का, लेकिन जब एक सीट आती है जिला पंचायत की पहाड़ में जो मेरे क्षेत्र में पड़ती है, तो वहाँ से ये कहा जाता है कि इस सीट को फकीर राम टमटा ही निकाल सकते हैं, उनको बुलाओ। तब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बुलाया गया। मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव में बहुत अच्छे अंतर से जीता हूँ 2008 में। फिर होता है, हर आदमी सोचता है कि एक सीढ़ी चढ़ गया तो दूसरी फिर और चढ़ो। फिर 12 में मैंने सोचा शायद मुझे टिकट मिलेगा। तो था क्या कि मैं तो कारपेंटरी था, मेरे पास पैसा वैसा तो था नहीं। तो इस नाते भी पार्टी ने सोचा होगा कि यार ये जो भी सोचा होगा। 2008 का आप जिक्र कर रहे हैं, आप चुनाव लड़े। हाँ, मैं जीता। विधानसभा कौन सी बता रहे थे? विधानसभा मेरी गंगोली हाट। गंगोली हाट नहीं, पहले जब आप मैं जिला पंचायत से जीता। अच्छा, जिला पंचायत का आप सदस्य 2008 में जीते। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद आपके जीवन की शुरुआत इस तरीके से हुई कि भाई अब संगठन के साथ साथ आपको चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लेना है। बिल्कुल। तो 2008 के बाद आप जो है सक्रिय हो गए, चुनावी राजनीति में चुनाव लड़ने के माहिर हो गए। तो 12 का इलेक्शन आया, तब आपने टिकट नहीं मांगा? टिकट मांगा था, लेकिन वही गरीबी के चलते नहीं मिला। तो ये भी कोई पैमाना है कि कोई गरीब होगा तो टिकट नहीं मांगेगा? उस समय तो था ही। समर्पण भी तो जब से मोदी जी आए तब से खत्म हो गया। अच्छा, गरीबी खत्म हो गई जब से मोदी जी आए? हाँ, बिल्कुल। राजनेताओं की गरीबी हट गई, देश की गरीबी हट गई। तो ये बात तो इंदिरा गांधी जी कहती थी, गरीबी हटाओ देश बचाओ। देखिए, अब वो तो उनके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो फिर आपकी राजनीति आगे बढ़ी। तो 2012 में आपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से टिकट नहीं मांगा या मांगा था? मांगा था। तो पार्टी ने फिर उस पर जो नहीं हो पाया, फिर 17 में मांगा। 17 में टिकट मिल भी गया था, मेरा दिल्ली से फाइनल हो गया था जी, यानी कि 12 तारीख जनवरी 2017। तो बोला आपका टिकट फाइनल हो चुका है, आप जाइए, क्षेत्र मत छोड़िए। उसके बाद जैसे ही मैं 13 को हल्द्वानी पहुंचता हूँ, 14 को मैं पहाड़ पहुंचता हूँ, 15 को मैं अपनी कालिका मंदिर जाता हूँ। तो मैंने कहा पूजा अर्चना कर लें। पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही बाहर को आया तो फोन आ गया कि आपके टिकट में गड़बड़ हो गया। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये माता कालिका है ना जी। सब तो जब मेरे भाग्य में नहीं था तो कट गया, कोई बात नहीं। तो कोई महिला थी, महिला सीटें भी उस समय मेरे ख्याल से कम हो गई थी, इस नाते भी कट गया। उसके बाद मैंने तन मन धन से पार्टी के साथ काम किया। एक ही गंगोली हाट सीट नहीं, मेरा काम रामनगर सीट में, हल्द्वानी सीट में, नैनीताल सीट में, लालकुआं सीट में है और
बागेश्वर सीट में, कपकोट सीट में, मतलब कुमाऊं के लगभग चंपावत सीट है, हर सीटों में मेरा काम है, क्योंकि मेरी इतनी रिश्तेदारी का ग्राफ है। अच्छा। और हर सीट में मेरी पहचान है, मुझे बहुत अच्छा मानते लोग जी। अभी मैं सीएम साहब के चुनाव में जब गया था चंपावत, तो एससी समाज में मेरी अच्छी पकड़ है। मैंने वहाँ का एससी समाज का 100% वोट कर दिया था। तो मैंने नहीं कराया, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो वहाँ के लोगों ने 100% वोट बुक किया। ऐसे ही बागेश्वर का उपचुनाव हुआ, वहाँ पे हमारी रिश्तेदारी है खरई पट्टी में, वहाँ के 17 बूथों की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जब मैंने वहाँ प्रचार किया तो सब रिश्तेदार तो थे ही। तो उस समय में उपचुनाव में हम पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में 2400 वोट पीछे थे जी। उसके बाद उपचुनाव में हम 2400 वसूल करने के बाद 1200 कुछ वोट से जीत गए। तो सर जैसे आपका टिकट आप बता रहे हैं, अभी 17 में मैंने टिकट मांगा और वो मेरा टिकट कट गया, तो उस वक्त क्या लगा कि टिकट क्यों कटा होगा, किसके कहने पर कटा, और जिसको टिकट मिला क्या वो आपके आशीर्वाद से फिर आगे बढ़े? निश्चित तौर पे जो मेरा जिला पंचायत का क्षेत्र 24 ग्राम पंचायतें थी, कोई भी पीछे नहीं रही, सब आगे करा के दी मैंने। और जो उससे अलावा भी मेरा पांखू का एक क्षेत्र है, एक 80 कम्युनिटी का बूथ है, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जी। उस साल मैंने वो बूथ भी आगे बढ़ाया। और इधर अपने रिश्तेदारी में कई जगह लोग मुझे अच्छा मानते थे, हमारे ही कार्यकर्ता कह रहे थे कि आपका टिकट कटा है तो आपको अब हम वोट नहीं करेंगे। मैंने उनको हाथ जोड़ा, भाई ऐसा मत करना, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ठीक है मेरा टिकट कट गया तो अंदर खाने चुप रहिए। आपने वो काम नहीं किया, आपने पार्टी के प्रति समर्पण दिखाया। उस समय मेरे पास पैसा भी था, मैंने कहा पैसा भी ले लो तुम, पैसा दिया भी मैंने जी। पैसा भी दिया, तन मन धन अपनी रात दिन दौड़ भाग करी। एक दिन में 30-30 किलोमीटर पैदल चला, तमाम गांव एक करे भगवान की कृपा से हमारी मीना गंगोला महिला थी, उसको जीत गई, अच्छी बात है, खुशी भी जीत गई। तो संगठन, तो उन्होंने उस प्रकार का सम्मान दिया मीना जी ने, फिर जो मिलना चाहिए था, भाई विधायक बन गए, उन्होंने इस बात का आभार जताया कि नहीं भाई फकीर राम जी की वजह से मुझे जीत मिली? ये ऐसा तो संभव नहीं हो पाया उनसे शायद उनकी जगह मैं होता, मैं करता। तो आप कर सकते थे काम। तो यही खासियत आपको महान बनाती है राजनीति में, आपका समर्पण, आपका भाव। तो फिर आपने की कभी उनसे दोबारा बातचीत हुई इस विषय में कि भाई हम लोग तो पार्टी के लिए समर्पित हैं, हमने इतना काम किया? वो एहसान उन्होंने माना नहीं? उन्होंने बात ही करना छोड़ दिया जी मुझसे। अच्छा। कोई बात नहीं करी 5 साल तक, कोई बात नहीं, कोई राय नहीं, कोई मशवरा नहीं, कुछ नहीं। दुख था आपको इस बात का? नहीं, कोई दुख नहीं। मुझे कौन सा काम खड़ंचे बनाने थे? मैं तो नहीं, वोट तो आपको दिया था ना लोगों ने, आपने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, जनता ने आपसे कह दिया, आपने कहा भाई पैसा भी लोगे तो मैं दूंगा, वोट दो लेकिन मेरी पार्टी को। नहीं, पैसा नहीं कहा, मैंने कहा हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आपका काम मैं कराऊंगा, जो भी काम होगा काम मैं कराऊंगा, आप वोट दीजिए। 5 साल वो काम आप करा नहीं पाए क्योंकि विधायक ने आपके सामने भाई जो बातचीत करना छोड़ दिया? वो नहीं, वो या पर्सनल लेवल पे आप करा रहे थे? पर्सनल लेवल पे मेरी तो राष्ट्रीय नेताओं से भी पहचान है। जी। उनके काम तो मैंने करा ही दिया। हाँ, तो विधायक के लिए आप लोग नहीं कि भाई मैं विधायक के साथ काम करूंगा, ऐसा नहीं है, आपने प्रदेश स्तर से भी काम कराए पार्टी के लिए। हाँ बिल्कुल, प्रदेश में सभी लोग जानते हैं। तो क्या उस वक्त आपने ठान लिया था कि नहीं भाई अब मीना जी 5 साल तो साथ नहीं रही, लेकिन अब मैं पूरे दमखम से लोगों की सेवा करूंगा और अब पलटी मारना ही पड़ेगा 2022 में? नहीं जी, ये मेरा कोई विचार नहीं था। एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं अपने को नेता नहीं कहता जी, तो पार्टी ने मेरा ख्याल किया। उस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार थी जी। त्रिवेंद्र सिंह जी मुझे ठीक तरीके से जानते थे। उन्होंने कहा कि यार एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारा रह गया है, तो माननीय त्रिवेंद्र जी ने मुझे समाज कल्याण अनुसंधान समिति का राज्य मंत्री बनाया 2020 में। और कोरोना काल जब आया 2020 में ही जी, जो कोरोना काल में मैंने बहुत काम किया, मतलब सैनिटाइज बांटा, राशन बांटा, लगभग 23-24 लाख रुपए का मैंने कहा ये मौका है भाई सेवा करने, ये मौका है सेवा करने का, ये मौका आता नहीं। लोग बाज अपने घरों में छुप रहे थे और मैं अपनी गाड़ी लेकर के राशन के किट मेरे पास थे, गांव में गया। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटरों में मैं गया जी। जो प्रवासी भाई बहन आए थे
उनको मैं ये 4 केले, 1 सेब दे के आया, उनके यहाँ सैनिटाइज करके आया। उनको समझाया मैंने कहा भाई 14 दिन आप भी क्वारंटीन रहो, आप भी सुरक्षित रहो, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और आगे उन लोगों ने कहना भी माना। 14 क्षेत्रीय दिन तक विधायक उस टाइम गायब थी। अब कहीं कहीं वो भी गए ही होंगे। जी जी जी, लेकिन आपने खूब मेहनत करी। हाँ, मैंने इतना किया कि बहुत ज़्यादा किया। तो विधानसभा क्षेत्र की जब बात आती है विधायक जी, तो सांसद निधि हो, सरकार आपकी है, तो कौन से बड़े प्रोजेक्ट पिछले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में आप लोग लेकर आए अपने क्षेत्र में? देखिए मेरे 4 वर्षों के मैं आपको काम गिनाऊं तो मेरे वहाँ एक तो रोडवेज का बस अड्डा बना मेरे कार्यकाल में जी। और एक बेरनाग नगर पंचायत, एक गंगोली हाट, 2 बहुमंजिला पार्किंग जिनमें काम शुरू हुआ है, काम चल रहा है जी। और उसके अलावा मेरे यहाँ रोडों का एक नाइल रोड है, नाइल रोड जी। डामरीकरण उसमें वो पास हुआ। एक पासदेव ग्राम पंचायत है, वहाँ पास हुआ। एक रिठा रेतोली है, वहाँ पास हुआ। गणाई बनकोट का 13 किलोमीटर डामरीकरण हुआ। कोटमनिया पाखू का 11 किलोमीटर डामरीकरण हुआ जी। और पोखरी चंडिका घाट रोड हडमिक्स से हुआ है, उसमें पुल स्वीकृत है। और पुराना थल में एक लिंक मार्ग बना और रायगढ़ से पनार घाट तक डामरीकरण हुआ, बहुत सुंदर। और गुप्तड़ी से पाताल मुनेसर जी। डामरीकरण हुआ। और ये आपने जो पर्सनल आपने प्रस्ताव दिए हैं उन पर काम हुआ उन है? पर काम हुआ। आपके प्रस्ताव पर? हाँ। और आमथल भट्टी गांव एक नया रोड कटा। कोटमनिया तोरा थल में एक सेकंड चरण का काम हुआ, डामरीकरण का काम भी चल रहा है। और चौड़मनिया कमतौली एक स्वीकृति होगी जिसका टेंडर लगने वाला है जी। एक चौड़मनिया नगौर भी स्वीकृत हो गया है। और PMJSY की 4th से हमारी 7 रोडें थी, एक अभी कोर्ट में फंस गई किसी कारण से, ठेकेदारों के आपस की उससे। 6 रोडें मेरी चकास से हो रही हैं। दसाईथल खिरमांडे, पोखरी चंडिका घाट, स्यूती राम मंदिर, अचेती मोटर मार्ग एक है, पुराना थल मोटर मार्ग है, तामानौली से मोटर मार्ग, तामानौली वाला मोटर मार्ग है जी। और उसके अलावा मैंने अपने निधि से रोडों की ज़्यादा मांग है मेरे वहाँ। बिल्कुल। तो जो लिंक रोड हैं लोगों को आज भी रोडों की आवश्यकता है, लेकिन काफ़ी सुलभ कर चुका हूँ। मैंने अपने विधायक निधि से धनुला सेरा रोड से वंचित था, वो लिंक करा। राम मंदिर से सिराड़ी जी। गांव को लिंक करा, सिराड़ी से दोतरी तक लिंक करा, राम मंदिर से ठठौली लिंक करा, बाननी से सुकुना लिंक करा, सिमगाड़ लिंक मोटर मार्ग करा, नौतस घाट। विधायक जी, कुछ विकास कार्य आप गिनवा रहे थे, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपके क्षेत्र में कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं? देखिए मेरे क्षेत्र में एक तो पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग 19 करोड़ की मिली है मुझे जी। और डिग्री कॉलेज बेरनाग में बहुमंजिला बिल्डिंग मिली है 2। और आपको मैंने पहले बताया रोडवेज की बस अड्डा मेरे वहाँ बन चुका है, 2 बहुमंजिला पार्किंग बन रही हैं और इंटर कॉलेजों में कई बिल्डिंगें बन चुकी हैं। और उससे अलावा कोऑपरेटिव के बैंक है हमारे, कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंगें नहीं थी, वो भी कई बिल्डिंगें वो बन चुकी हैं। उसके अलावा 2 नगर पालिकाएँ मेरे वहाँ, एक गंगोली हाट एक बेरनाग, 96 करोड़ रुपए की एक योजना, 96 की दूसरी। एक गंगोली हाट बेरनाग की 2 योजना लिफ्ट पेयजल की स्वीकृति में है, जिसका टेंडर प्रक्रिया में है। सर, कुछ कमियां भी लगती हैं आपको, जैसे उच्च शिक्षा की कमी, पहाड़ों से पलायन, इसके अलावा सड़क कनेक्टिविटी का आप जिक्र कर ही रहे हैं, पानी के पेयजल की व्यवस्थाएं और जो सरकार की योजना भी चल रही है हर घर नल की, उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं। बिजली की बड़ी समस्याएं हैं, पलायन, रोजगार की बड़ी समस्याएं हैं क्षेत्रों में, पहाड़ों में, उसके लिए क्या किया सर आप लोगों ने? देखिए रोड का ठीक करें आप, कनेक्टिविटी अभी थोड़ी रह गई थी, लेकिन जहाँ जहाँ रह गई थी जी। वहाँ से लगभग मैं 30 सड़कें लगभग मैं विधायक से काट चुका हूँ। एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, डिग्री कॉलेज गंगोली हाट में रोड नहीं है, लेकिन स्वीकृत है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है,
लेकिन वो रोड जो है कहीं अन्य से उन्होंने सर्वे करा पीडब्ल्यूडी वालों ने, तो 5 किलोमीटर जा रहा है। तो मुख्य मार्केट से बच्चा वो कहीं से घूम करके जाए, वो भी 5 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि वो एक तो वनभूमि फंसा हुआ है, तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है, इसको इनके लिए न्याय होना चाहिए। फिर मैंने अपने विधायक से मैं नज़दीकी ग्राम से जो डिग्री कॉलेज को रोड काट रहा हूँ, जो लगभग 2 किलोमीटर में पहुँच जाएगा जी। तो बच्चों का आना जाना पैदल हो जाएगा। तो मतलब शिक्षा की बात कर रहे हैं कि उस पर आपने काम किया। स्वास्थ्य को लेकर बहुत समस्याएं रहती हैं, पहाड़ों में डॉक्टर जाना नहीं चाहते, शिक्षक नहीं जाना चाहते, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जाना नहीं चाहते, सबको लगता है कि देहरादून या प्लेन्स में रहा जाए, सुविधाएं यहाँ ज़्यादा बेहतर हैं। अब ये तो है ही है, फिर भी हमारे यहाँ डॉक्टर भी ही हैं, ऐसी बात नहीं है। विशेषज्ञ नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। मैंने महिला एक विशेषज्ञ चिकित्सक की, मतलब एक रेफर सेंटर के तौर पर वहाँ है, भाई कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको रेफर ही करना पड़ेगा। वो बिल्कुल। तो इसके लिए काम नहीं हो रहा है सरकार से, नहीं, या एक मजबूरी है सिस्टम की कि भाई हो ही नहीं सकता ऐसा? नहीं हो सकता है। मैंने अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मांग रखा है, एक महिला लेडी डॉक्टर मांग रखी है, तो वो भी मिलने वाला है। वैसे हम गवर्नमेंट, हमारी सरकार चाहती है, हमारे दामे जी चाहते हैं हर जगह वरिष्ठ डॉक्टर जाएं, सर्जन जाएं। अभी हमारे ज़िले में सर्जन है, जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है ज़िले में हो जाता है। हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य में केंद्र में जो है वरिष्ठ डॉक्टर हों। तो मेरे ख्याल से मेरी मांग मैंने करी थी, एक सर्जन हमको मिलने वाली है, महिला सर्जन। तो एक प्रॉब्लम हमारी ये भी है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है जी। उसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा 5 से 6 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। हमने बहुत ढूंढ खोज किया, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। ये बड़ी समस्या है ना कि ये पहाड़ों समस्या में। हाँ। आने को तैयार नहीं है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, सब ठीक है, हम तनख्वाह देने को तैयार हैं, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। फिर हमारा एक प्राइवेट डॉक्टर है जिसने बेरनाग में अपनी दुकान खोली है, उसको हमने अच्छा हायर किया महीने कि में हायर हाँ। कर रखा है। महीने में हमने कहा तुम, वो एक ही दिन देखता है, जी। एक दिन वहाँ एक दिन डीडी हाट, तो हमने कहा तुम हफ्ते में महीने में 3 दिन देखो कम से कम। पार्टी और राजनीति से ऊपर हटकर एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या समस्याएं लगती हैं पहाड़ की? जैसे अभी एक तो आपने बताया कि भाई डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, और ऐसी क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि जो होना चाहिए और वो अब तक नहीं हुआ है और जिसके लिए आप प्रयासरत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, डॉक्टर्स की कमी अब लगभग नहीं है। हमारे देहात क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में भी डॉक्टर अभी आ गए हैं, और शिक्षकों की कमी भी नहीं है। जहाँ भी है व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, शिक्षक भी अभी नई कई भर्तियाँ हो चुकी हैं जी। लगभग ऐसी समस्या आने वाले 1-2 साल के अंदर, ये मान लीजिए कि 2030 तक हमारी पीएम जैसा 4th की एक योजना चली है। जो पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, वो 250 की संख्या का ग्राम लिया उन्होंने, वो भी राजस्व। लेकिन अब एक योजना ऐसी चल गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1 तोक, 2 तोक, तीसरा कोई 80 का राजस्व तोक है, कोई 60 का है, कोई 40 का है। तो हमारे 4-5 तोकों को जोड़ते हुए तो हमने 250 कलश 2011 की गणना में 250 से ऊपर की संख्या ली। उन संख्याओं को लेते हुए लगभग 70 सड़कें हमारे पास हो गई, 70 सड़कें पास हो गई है। और जो रोडें कटी हुई है लंबे समय से, उनमें डामर नहीं हुआ जी। वो रोड में स्वीकृति में है, उसका तो टेंडर भी लग जाएगा अगले महीने। अच्छा विधायक जी, डेवलपमेंट की बात तो आपने की, अब बात थोड़ा मुख्यमंत्री के बयानों पर कर लेते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों की बात होती है तो डेमोग्राफी बदलने की बात लगातार मुख्यमंत्री मन से करते हैं, हरी नीली पीली चादरों की, मज़ारों की, मस्जिदों की। क्या आपके क्षेत्र में भी ये समस्याएं हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, जहाँ देखा चादर डाल दी, जहाँ देखा मज़ारे बना दी, मदरसे खोल दिए, ये समस्या आपके क्षेत्र में भी है? नहीं है, मेरे वहाँ नहीं है। पहाड़ों में लगता है कि समस्याएं बढ़ रही हैं? पहाड़ों में कुछ घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो जिहाद तो फैलाना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ों में वो सफल नहीं होते। अब कांग्रेस यही कहती है कि भाई जब सरकार आपकी है तो फिर आ क्यों रहे हैं लोग, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है, और आपके ही टाइम पे ज़्यादा लोग बस रहे हैं। आप कहते हैं कांग्रेस ने ज़्यादा बसाए लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारे टाइम पर नहीं है। कोई बालवर का काम करने आया, कोई कारपेंटर का काम, कोई ग्रिल का काम करने आया, तो पहले से है। तो कुछ लोग वो अपने साथ ले आते हैं नए लोगों को, तो उनके हेल्पर बना के ले आते हैं, तो वो लोग हैं, उनको भी उनकी पहचान की जा रही है। तो टाइम टू टाइम ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है? पहाड़ों में बिल्कुल जो हो लोग रहा जा है, रहे हैं, हो रहा है। बहुत सी तस्वीर हम देखते हैं, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं पहाड़ों की संस्कृति देवभूमि है, तो ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जगह चिन्हित कर रहे हैं, वो लोग खुलेआम चादरें डाल रहे हैं, फिर मन से ये कहना कि नहीं होगा ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। पहाड़ के लोग तो इसको बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रदेश के अंदर आपको लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हैं? देखिए, आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी हाईवे का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको और अच्छे स्तर पर करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। मुझे लगता है कि जो हम देहरादून आते हैं, रामनगर से कंडी मार्ग है, कंडी मार्ग की लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी 2008 के बाद जी। तो कंडी मार्ग भी जो है ये राजा जी नेशनल पार्क होते हुए आता है उधर टाइगर से जी। तो जिस तर्ज पे ये रोड बना है, दिल्ली का रोड बना है, इसी तर्ज पे ये रोड भी बनेगा तो हमें जो है हमारे उत्तराखंड से ही आना जाना हो जाएगा। ये बनना चाहिए, ये मेरी मांग है अच्छा, सरकार तो आपका रास्ता वहीं से होकर गुजरता है जब आप क्षेत्र में जाते हैं? से। अभी तो हम यहाँ से जाते हैं अच्छा। उत्तर प्रदेश होते हुए। अगर ये कंडी मार्ग हमारा बन गया तो फिर हमें वहाँ नहीं जाना तो कितना समय लगता है राजधानी आने में? पड़ेगा। हल्द्वानी से 5 घंटा लगता है। तो वो और रास्ते मैं अगर जी, पहाड़ से बात करूँ तो 12 घंटा, मेरी विधानसभा से 12 घंटा 12 घंटा आपको आने में गाड़ी से देहरादून। गाड़ी से। तो जो सड़कें 12 घंटे में आप तक यहाँ पहुँचा रही हैं, उनके लिए कुछ सरकार ने काम किया, उनका चौड़ीकरण या उनको मेंटेन करने का काम, कुछ कनेक्टिविटी बढ़ी, या बस जो जैसे था वैसे ही चल रहा है? नहीं बड़ी है। अभी यहाँ से गढ़वाल से हमारा रोड जो बागेश्वर से आगे, थराली से आगे, वो डबल लाइन हो रहा है। और इधर अल्मोड़ा वाला भी उसमें काम चल रहा है। तो रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, मुझे लगता है कि रोड कनेक्टिविटी कुछ सालों में हो जाएगी। नहीं, सरकार ने कुछ उसमें प्लान किया है, या जैसे रेल की परियोजनाएं हैं उन पर कुछ काम हुआ है? हाँ, एक रेल परियोजना हमारे यहाँ टनकपुर से बागेश्वर है, उसका सर्वे DPR सारा तैयार हो चुका है। मुझे लगता है कि उसका टेंडर प्रक्रिया में है, वो काम शुरू हो जाएगा। तो 27 में कुछ बड़ा विज़न लेकर चल रहे हैं, इस बार दोबारा भाई सरकार आए, विधायक बने आप दोबारा, और फिर कुछ बड़ा पद आपको मिले, इसकी तैयारी है? मन में कुछ आशंकाएं हैं इसको लेकर? देखिए, पद मिले न मिले उसका लालच नहीं है, कि सरकार आई है लालच। पार्टी जिंदा रहनी चाहिए। पार्टी जिंदा रहे। तो आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपका समर्पण पार्टी के प्रति। जब पार्टी है तब मेरी पहचान है, पार्टी नहीं तो मैं कहाँ फिर। तो 27 में धुरंधर धामी जी आ रहे कि नहीं आ रहे? धाकड़ से धुरंधर हो गए, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। धुरंधर पार्ट 2 दिखाएंगे धामी जी? देखिए, धामी जी में एक तो युवा है, दौड़ भाग भी काफ़ी करते हैं, और दौड़ भाग करने के लिए युवा की ज़रूरत होती है, कर रहे हैं। और वो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जी। भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों में फर्क है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, कहते हैं चौकीदार हूँ कहते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वो कहते हैं मैं मुख्य सेवक हूँ। और हम जैसे विधायक, मेरा जैसा विधायक कहता है कि मैं जनता का सेवादार हूँ। चलिए ठीक है विधायक जी, आपने तमाम बातों पर अपनी बात रखी और बड़ी बेबाकी से आपने सब बातों पर अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। तो ये थे बीजेपी विधायक फ़कीर राम जी, जिन्होंने चाहे डेवलपमेंट की बात हो, प्रदेश के मुद्दे हों, क्षेत्र के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी किसी नई शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।